नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। आप देख रहे हैं रात 10 बजे और इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ से आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट आज भी जारी रहा। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 4617 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 34 मरीजों की मौत हुई और इसमें सबसे बड़ा नए मरीजों का आंकड़ा रायपुर से मिला है। 1327 नए मरीज मिले हैं रायपुर से। दुर्ग में भी 996 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 1007 मरीज डिस्चार्ज किए गए और एक्टिव केस बढ़कर 28,987 हो गए। अब तक 3,53,804 कुल संक्रमित हो चुके हैं। 4,204 मरीजों की कुल मृत्यु हुई है संक्रमण के चलते। 3,20,613 मरीज अब तक कोरोना से जंग जीते हैं। तो रायपुर से सर्वाधिक 1327 केस आज मिले हैं। 4617 नए मरीज छत्तीसगढ़ में एक दिन में सामने आए। 1060 ठीक हुए हैं, 34 की मौत हुई है। ये एक दिन का आंकड़ा है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कल के बाद आज फिर आंकड़ा बढ़कर सामने आया। रायपुर से 1327, दुर्ग से 946 पॉजिटिव केस मिले हैं। और छत्तीसगढ़ को लेकर एक और बड़ा अपडेट है कि अब डीएम यानी जो कलेक्टर हैं वो तय करेंगे कि लॉकडाउन होगा या नहीं। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को लॉकडाउन का फैसला लेने के लिए निर्देश दे दिया है। जिलों के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स इस पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन के माध्यम से कलेक्टर्स को यह निर्देश दिया। कुछ कांग्रेस नेताओं ने लॉकडाउन की मांग की थी, जिसके बाद लगातार ये बात चल रही थी कि क्या प्रदेश में नियंत्रण को लेकर लॉकडाउन लगेगा। तो लॉकडाउन का फैसला कलेक्टर करेंगे। कलेक्टर को इस बाबत निर्देश मिल चुका है। तो लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान कि लॉकडाउन का फैसला कलेक्टर्स लेंगे। जिलों की स्थिति उसके मुताबिक वो फैसला ले सकते हैं। जिलों के हालात को देखते हुए कलेक्टर्स इस बात का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री ने अमिताभ जैन मुख्य सचिव को इस बाबत निर्देश दे दिया है कि कलेक्टर्स को कहा जाए कि वो जिले की परिस्थिति के मुताबिक लॉकडाउन पर कोई निर्णय ले सकते हैं। इस केसेस को कम करने के लिए और संक्रमण को की चेन को तोड़ने के लिए 7 दिन का अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो काफी कुछ इस दिशा में निजात दिलाई जा सकती है। और ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए और वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के लिए मैंने उनसे आग्रह किया है, स्वास्थ्य मंत्री जी से। उन्होंने इसमें कहा कि हम इस दिशा में सार्थक पहल करेंगे। तो विधायक अरुण वोरा को आप सुन रहे थे। उनका भी कहना है कि जिस तरह से दुर्ग भिलाई में केसेस तेजी से बढ़े हैं, वहां 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगना चाहिए। ये मांग उन्होंने उठाई और इसी से जुड़ा एक अपडेट आपको दिया कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि अब कलेक्टर इस बाबत फैसला कर सकते हैं। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, ये एक ऐसा सवाल था जो आपसे हमसे प्रतिदिन पूछा जाता था कि क्या इन बढ़ते आंकड़ों के बीच में लॉकडाउन लगा रही है सरकार। तो अब इस पर एक साफ निर्देश आ चुका है। कुछ देर बाद शायद इस पर कुछ फैसले भी सामने आने लगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लगातार लोग हमसे पूछ रहे थे, शहर के कई ऐसे लोग, जब भी हम रिपोर्टिंग में जाते थे तो लोग अक्सर ये सवाल करते थे कि लॉकडाउन लग रहा है क्या एक बार फिर से। तो हमारे पास ऐसे जवाब नहीं होते थे, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन की ओर है छत्तीसगढ़ एक बार फिर से। और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा जो आ रहा है वो आंकड़ा काफी भयावह है, काफी चिंताजनक है। और चूंकि रायपुर और दुर्ग ऐसे शहर है जहां पर ये आंकड़ा रोजाना 1000 के पार आ रहा है, तो इस स्थिति में ये लॉकडाउन ही इसका एकमात्र उपाय है।
हालांकि सरकार इससे पहले की जो है अपने स्थिति पर अपने जो है यहाँ के आंकड़ों को कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसे निर्णय लिए हैं। आज हमने देखा कि पहले जो है 5 से 6 जिलों में लिया जाता है, फिर 14 जिलों में लिया जाता है, फिर 22 जिलों में लिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह दूसरा जो डिसीजन कहा जा सकता है कि कलेक्टरों के माध्यम से लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि खासकर दुर्ग और रायपुर ऐसे शहर हैं जहां पर लाखों की आबादी रहती है और उन जगहों पर कम से कम 50% से ज्यादा केसेस आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। अन्य अगर जिलों की बात करें तो ये 2 जिले हैं जहां पे 50 से 60% केस है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये काफी चिंताजनक है और अगर ये रोकथाम अभी नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि लाखों की आबादी इन दोनों शहरों में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमने इससे पहले भी देखा है कि जो लॉकडाउन के जो आजादी है, जो निर्णय लेने की आजादी है, वो पहले ही कलेक्टरों को दिए थे और वास्तव में ये कलेक्टरों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है अगर राज्य सरकार कोई डिसीजन लेगी तो वो पूरे राज्य भर की डिसीजन लेगी। और संभव है, अगर मैं एग्जांपल अगर देना चाहूं कि बस्तर और सरगुजा संभाग ऐसा है जो अभी कोरोना के ज्यादा चपेट में नहीं है। केवल अगर बिलासपुर और राजनांदगांव और आपके रायपुर संभाग की बात करें तो इन्हीं संभाग के जिलों में ज्यादा से ज्यादा कोरोना है। अगर इस स्थिति में राज्य सरकार के अलावा अगर कलेक्टर जो है निर्णय ले तो वो काफी बेहतर रहेगा। और यही जो निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने जो बैठक ली थी सभी कलेक्टर और एसपी में, उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश को बता दिया, निर्देश को बता दिया कि सीएम ये चाह रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और जैसे हमारे ही सबसे पहले चैनल में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की जरूरत है और लॉकडाउन लगाई जा सकती है अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं रही तो। और आज हमने देखा कि जिस तरीके से सीएस ने लगभग 3 घंटे से ज्यादा देर तक कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक ली है, उसके बाद कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि हमने कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं कि अगर उनके जिलों में ज्यादा से ज्यादा अगर लॉकडाउन की संभावना बनती तो वहां पर लगाए जा सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है, अगर हमारे चैनल को भी हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि लॉकडाउन क्या कभी भी लगाया जा सकता है, हमें समय दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारी कुछ देर पहले जो है रायपुर के ही जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे हमारी चर्चा हुई है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जिन जिलों में लॉकडाउन लगाया जाएगा उन जिलों के लोगों को पूरा समय दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी हो सकता है, जैसे हमने पहले भी देखा है कि कुछ समयों के लिए दुकान जो है खुला रहता है, लेकिन अगर टोटल लॉकडाउन की बात होती है तो ये काफी जो है राहत होगा लोगों के लिए। ये जैसे हमने कुछ देर पहले ही जो अरुण वोरा वहां के जो है दुर्ग शहर के विधायक है, उन्होंने भी मांग की थी कि 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि अगर छूट दी जाती है 2 से 3 घंटे आप सब्जी ले लीजिए, 2 से 3 घंटे आप जो है और कोई दूसरे मार्केट में चले जाइए, तो ये कहीं ना कहीं उससे कोई रोकथाम नहीं होता। और यही हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात 9 बजे के बाद जो है कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी, लेकिन अंततः देखा जाता है कि पार्सल के माध्यम से जो है सामान ले लिए जाते हैं और ऐसे अनेक। चलिए, तो एक बड़ा अपडेट सौरभ हमको दे रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पर्याप्त एक वक्त दिया जाएगा, लेकिन टोटल लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं और इसको लेकर अब निर्देश मिलने के बाद देखना होगा कि आदेश कब तक आता है, कब से ये लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला होता है या नहीं होता है। लेकिन परिस्थितियां साफ इशारा कर रही हैं कि किसी भी वक्त इसका निर्णय हो सकता है, आ सकता है, लेकिन एक टाइम दिया जाएगा। लोग इस बात को लेकर पैनिक ना हो, यह भी बताया जा रहा है। तहसीन हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी तहसीन, आंकड़ों के बारे में बताएं। आज भी आंकड़े कल से ज्यादा चिंताजनक दिख रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर कल की अपेक्षा अगर आज भी अगर बात करें तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्लास्ट जो है कोरोना का जो है आज भी हुआ है, जिसमें कुल अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो 4617 का एक ये फिगर जो आया है, ये काफी बड़ा है फिगर। और अगर इसको अगर यही आगे रहा, अगर इसमें लापरवाही बरती गई और आगे यही लोग अवेयर नहीं हुए तो आने वाला जो दिन है, अगर कल की ही बात करें तो 5000 से ऊपर ये आंकड़ा हो सकता है। अगर जिलेवार अगर बात करें तो उसमें रायपुर जो है आज 1327 का फिगर यहाँ पे आया है, उसमें 1327 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। और उसके अलावा दुर्ग में जो 996 लोग
मतलब कुल कह सकते हैं कि 996 लोग ही वहां से संक्रमित मिले हैं। और इसमें अभी तक अगर मौतों की अगर बात करें तो अभी तक इसमें जो मौतें हुई हैं आज 34, क्योंकि कल 39 थी, आज 34 मौत हुई हैं। तो एक जो आंकड़ा जो आ रहा है, जो लगातार एक ग्राफ जो स्पीड से बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पे काफी चिंतनीय, जैसा कि हमारे साथी भी बता रहे थे इस बात को कि जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बात के सभी कलेक्टरों को इसमें जो फ्री हैंड भी दिया है। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर लोग नहीं सुधरे और नहीं अवेयर हुए तो निश्चित तौर पे कड़े कदम इसमें उठाए जा सकते हैं। और अगर ये इसमें जिस तरीके से प्रशासन ने रात का कर्फ्यू तो इसमें लगाया हुआ है, अगर आज राजधानी रायपुर की अगर पूरे दिन भर की अगर बात करें तो देर शाम को खुद कलेक्टर और एसएसपी जो है और निगम आयुक्त हैं उनके समेत जो पूरा अमला है, जितने भी कंटेनमेंट जोन है, जो पूरे 17 कंटेनमेंट जोन है, उनमें जाके पूरी वहां की जो व्यवस्थाएं उनको देखिए, उसमें कुछ जो खामियां थी उनको सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। उसके अलावा अगर बाजारों में भी वो निकले तो वहां पे जो लापरवाही की हद देखने को मिली है कि दुकानों में एक दुकानों में कम से कम 10-10 ग्राहक जो घुसे थे। और उसके अलावा वहां पे जो दुकानदार थे वो ना मास्क लगाए थे, ना वहां के जो ग्राहक थे वो मास्क नहीं लगाए थे, और ना कोई किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था। तहसीन, यही परिस्थितियां हैं जिनके बारे में लोग चिताते रहे, मीडिया अलर्ट करता रहा, आप हम सब अपील करते रहे, और इन सब के बावजूद ये जो लापरवाहियां हैं या अनदेखी है, इसने इस परिस्थिति तक पहुंचाया। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए। बड़ा अपडेट यह है कि लॉकडाउन को लेकर अब जबलपुर में पुलिस पर एक नेशनल जूडो प्लेयर को बेरहमी से पीटने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि फहीम अंसारी नाम का यह जूडो खिलाड़ी अपने पिता और साथी के साथ बाइक पर जा रहा था और इस दौरान अमखेरा बाईपास पर पुलिस ने चेकिंग के नाम पर उनको रोका और बाइक पर 3 सवारी का कारण पूछा, साथ ही बाइक के कागजात मांगे। फहीम दस्तावेज दिखा नहीं पाया। आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने 250 रुपए का चालान काटने की बात की, जबकि दीपक साहू नाम के पुलिसकर्मी ने 500 रुपए का चालान काटने की बात की। इसी बात पर पुलिसकर्मी से फहीम अंसारी और उनके पिता की बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिसकर्मी दीपक साहू ने फहीम अंसारी पर लाठी से हमला कर दिया, जिसमें फहीम का एक हाथ टूट गया। पुलिस ने घायल फहीम को अस्पताल पहुंचाने के बजाय विवाद जारी रखा। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारी अब इसकी जांच की बात कहते हैं। दीपक साहू करके हैं, वो बोले कि इनका 250 का नहीं, इनका 500 का चालान काटो और गाड़ी इनको की थाने ले जाओ। उस बात पे लेके मेरे बच्चे का नाम पूछा और उसको मारने लगे। हम चाहते कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जो जायज कार्रवाई है वो कार्रवाई होना चाहिए और हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस पूरी घटनाक्रम पर थाना प्रभारी गोहलपुर से जानकारी प्राप्त की गई है और जो भी पुलिस कर्मचारी इसमें अगर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, मारपीट की है, तो उससे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। बिलासपुर जिले के जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खुडूभाटा में 73 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया। पंचायत में रूबर्न मिशन, 14वां वित्त, विधायक मद, शिक्षा मद समेत अन्य मदों की राशि गबन की बात उजागर हुई। इस मामले में जिला पंचायत सीओ ने पंचायत सचिव राम सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पूर्व सरपंच अश्विनी टोंडे और वर्तमान सरपंच कृष्णा यादव को नोटिस जारी किया है। जिला पंचायत सीओ द्वारा जनपद पंचायत मस्तूरी अंतर्गत ग्राम पंचायत खुडूभाटा का पिछले दिनों निरीक्षण किया गया था। जांच में सामने आया कि वर्तमान पंचायत सचिव और सरपंच समेत पूर्व सरपंच ने पिछले 5 साल के दौरान रूबन मिशन, विधायक मद, शिक्षा मद, गौण खनिज एवं स्वच्छ भारत मिशन में लगभग 73 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता की है। मामला सामने आने के बाद पंचायत सीओ ने लगभग 1 दर्जन से अधिक पंचायतों को जांच के दायरे में लिया है। खुडूभाटा पंचायत में विगत 6 साल में जितनी भी राशि विभिन्न योजनाओं से गई है और उसका क्या उपयोग हुआ है, इसकी जांच कराई गई। जांच में यह पाया गया कि लगभग 73 लाख रुपया ऐसा जो जिसके बारे में पंचायत हमको बता नहीं पा रहा है कि उसको यूटिलाइज कैसे किए हैं। देश के प्रधानमंत्री योजनाओं का एक एक रुपया विकास के काम में लगने का दावा करते हैं, लेकिन केंद्र से भेजी गई यही रकम अक्सर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ताजा मामला रायसेन के पाड़ी जनपद का, जहां
सौजनी गांव में रोजगार सहायक ब्रिजेश रघुवंशी पर स्वच्छ भारत मिशन में भ्रष्टाचार के आरोप लगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में 3 से 4 हजार रुपए मांगे जाते हैं। वहीं पुराने शौचालय के फोटो अपलोड कर सरकार को चूना लगाने का काम चलता है। पीएम आवास में भी 10,000 रुपए की मांग करने पर वहां काम पूरे हो पाते हैं। ग्रामीणों ने इन सारी बातों के आरोप लगाए। ये वही रोजगार सहायक ब्रिजेश रघुवंशी हैं जिन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोपों के बाद इनको निकाला गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते दोबारा इन्हें काम पर रखा गया। हालांकि जनपद सीओ ने 1 सप्ताह में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। जगह ही नहीं बची। पैसों की मांग की जा रही है। 6-6 हजार रुपए GRS मांग रहा है एक शौचालय पर। अभी यहाँ पुराने जो बने हैं शौचालय उनकी फोटो खींच रहा है, अपलोड कर रहा है। शौचालय का ये मामला चल रहा है। पात्र हितग्राहियों के नाम तो जोड़ दिए गए हैं, परंतु उन्होंने निजी शौचालय बनवा लिए हैं। उनकी फोटो खींच लेते हैं, जियो टैग करके बस 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए की मांग करते हैं। 4 हजार रुपए आप दो, परसों नर्सों दिन भुगतान हो जाएगा। पैसों की मांग कर रहा है। कौन कर रहा है? सचिव। पैसे की मांग कर रहा है। हाँ, 10,000 रुपए। जब आपको आवास दिया जाएगा। हाँ। निजी बनाई हमसे, जब बोली भाई तुम बना दे, पैसे दबा दे। अच्छा, कब बोला था ये आपसे? 2-3 महीना हो गया भाई। अभी बोला ब्रिजेश ने। ब्रिजेश कौन है? रघुवंशी, वो सचिव है। तो अभी तक पैसे नहीं मिले हैं। मैं अगर ऐसी बात है तो वो ये गलत है। मैं उसके एक जांच दल बना करके मैं जांच कराऊंगा, जो सही है उसके ऊपर अगर गलत काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगी आग पर 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कारणों की जांच के दौरान कोर एरिया में शराब की टूटी बोतलें मिली। ऐसा अंदेशा है कि होली के दिन इलाके में शराबियों ने जमकर शराब पी होगी और बाद में सिगरेट पीकर फेंक गए होंगे, जिसकी वजह से आग शुरू हुई। उमरिया तालाब मार्ग से लगे मगधी कोर क्षेत्र में जंगल के P144 कंपार्टमेंट में भारी मात्रा में शराब की खाली बोतलें पड़ी मिली। ये वही इलाका है जहां जंगल में भीषण आग लगी थी। जंगल का कोर एरिया शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जंगल की आग को रोकना पार्क प्रबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। क्या कारण है, इसके लिए हमें विशेष रूप से एक जांच दल गठित करना है और जो सभी क्षेत्रों में जाके ये ज्ञात करेगा और इस बारे में हमको रिपोर्ट देगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने आज अवैध उत्खनन मामले में एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अवैध उत्खनन का कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। क्षेत्र में अवैध खनन की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। बेंच ने कहा कि आरोपी दिनेश साहू को अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। उसका आवेदन खारिज किया गया। आरोपी दिनेश साहू के खिलाफ गुना के कैंट थाना में मामला दर्ज है। आरोपी के कब्जे से 10 डंपर रेत जब्त की गई जो बिना रॉयल्टी भुगतान के लिए लाई गई थी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से कोरोना काल के 1 साल के बाद 12 पैसेंजर ट्रेनों के चलाने की अनुमति मिली है। 10 अप्रैल से ये सभी ट्रेनें स्पेशल के तौर पर चलाई जाएंगी। यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर करने के लिए स्पेशल ट्रेनों के हिसाब से किराए का भुगतान करना पड़ेगा। रेलवे ने किलोमीटर के हिसाब से इन ट्रेनों का किराया तय किया है, इसलिए इन सभी ट्रेनों में चलने से जनता की जेब पर भार पड़ना तय है। अंबिकापुर से अनूपपुर, शहडोल से बिलासपुर, बिलासपुर से रायपुर और रायगढ़ की स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। गोंदिया, झारसुगड़ा और बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर ट्रेन स्पेशल बनकर चलेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में एक बार पुनः नए पैसेंजर की शुरुआत की है। वस्तु ये पैसेंजर पहले ही चल रही थी, बट ये एक स्पेशल पैसेंजर बनकर चलेगी और जिसमें 12 ट्रेनें चलेगी। भारतीय रेलवे द्वारा कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थितियों को अवसर में बदलते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से जानकारी देकर बताया गया कि वित्तीय वर्ष में कुल 186.51 मिलियन टन लदान का काम हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 14 मिलियन टन से अधिक है। खासतौर पर बिलासपुर मंडल 138 मिलियन टन से अधिक लदान कर लदान के क्षेत्र में देश का प्रथम मंडल का स्थान प्राप्त कर रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी साकेत रंजन के मुताबिक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी लगनशीलता के साथ कार्य करने पर रेलवे का खास ध्यान रहेगा।
उन्होंने बताया कि जबलपुर गोंदिया गेज कन्वर्जन निर्माण को पूरा कर चालू किया गया है, जिससे उत्तर से दक्षिण भारत की 250 किलोमीटर की दूरी को कम करने में कामयाबी मिली। वहीं 450 अपराधियों पर रेलवे पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस साल रेलवे ने 150 से अधिक गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की। कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपने टारगेट से अधिक 173 मिलियन टन लोडिंग से अधिक 186.51 मिलियन टन की लोडिंग की है। सरगुजा जिले के लखनपुर वन परिक्षेत्र कुंवरपुर जलाशय के पास आज असामाजिक तत्वों ने जंगल में आग लगा दी। बताया जा रहा है जंगल में महुआ बीनने जाने वाले लोग आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आग की वजह से हजारों पेड़ पौधे इसकी जद में आते हैं। वन विभाग पूरे मामले से अनजान है। मीडिया ने जब डीएफओ को मामले की जानकारी दी तो वन अमले को मौके के लिए रवाना किया गया। उधर कोरिया जिले में मनेन्द्रगढ़ में लगातार दूसरे दिन आग का तांडव दिखा है। गुरुवार को विवेकानंद कॉलेज के पास डीएफओ बंगले के सामने आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। भोपाल में लोगों की लापरवाही से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार और पुलिस प्रशासन लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार अपील कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खुलेआम बिना मास्क के सड़कों पर धड़ल्ले से घूमते हैं। अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने एक नई पहल की। मास्क नहीं पहनने वालों को लाउड स्पीकर पर ये खड़े होकर बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने मास्क क्यों नहीं पहना। इस पर निबंध भी लिखना पड़ रहा है। मास्क नहीं पहनने की वजह क्या रही ये बताना पड़ रहा है। डीआईजी इरशाद वली का कहना है कि लापरवाह लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। अपने साथ की सबकी रक्षा करें। किसी भी स्थिति में हम कि कुछ लोग जिनमें पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनको जो है वहीं पर जो है बताएं वो कारण कि क्यों नहीं मास्क लेकर के आए, और वहीं पर उनको मास्क दिया भी जाएगा। इसी तरह निबंध के भी कार्यक्रम करा रहे हैं कि लिख करके दें कि साहब वो क्यों नहीं मास्क लगाया उन्होंने। तो ये सब कार्यक्रम करीब 8 से 10 जगह हम लोगों ने प्लान किया है, अभी चल रहे हैं कई जगह कार्यक्रम, उसको जारी रखेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत रावतपुरा जाम दोहर और भदौली में हाथियों की दहशत के बीच ग्रामीण जान जोखिम में डालकर महुआ फूल चुनने के लिए जंगल में जाते हैं। लगातार वन विभाग की टीम ग्रामीणों को समझा रही कि ऐसा जोखिम न उठाएं। 11 हाथियों का दल लगातार पिछले 4-5 दिन से क्षेत्र में घूम रहा है। हाथियों के दल ने अभी तक किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन फसलों और घरों को तोड़ा है। वन विभाग की टीम दिन रात गजराज वाहन के साथ वहां मुस्तैद है। डिप्टी रेंजर के मुताबिक हाथी लगातार विचरण कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं। हाथी भोजन की तलाश में शाम होते ही गांव की तरफ आते हैं और ऐसे में गजराज वाहन, पटाखे और मिर्ची मशाल की मदद से इन पर काबू पाए जाने का प्रयास होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर आप सबसे बार बार अपील है कि IBC 24 की तमाम खबरों को और इसके विस्तार को आप वेबसाइट पर देखें। लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक, ट्विटर पर जुड़ें और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन प्रशासन करा रहा, कोऑपरेट करें। मास्क पहने, दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करें। नमस्कार।